अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं एक नए एपिसोड के साथ हमारे अपने प्रोग्राम NH लॉन अ कप ऑफ लीडरशिप। हमारे साथ हमारी शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री की एक बहुत जानी मानी शख्सियत जिन्होंने बहुत काम किया इस इंडस्ट्री में और एक बड़े रिस्पेक्टेड नेम है इनका। मैं खुशामदीद कहता हूँ शकील अहमद साहब को इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, हमारी दावत आपने कबूल की और आप हमारे प्रोग्राम में आए। ये प्रोग्राम जो एंटरप्रेन्योर बेस है इस पूरी सीरीज़ में, हम बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो कि इस प्रोग्राम के इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ आएंगे। आगे भी बहुत सीरीज़ में हमारे साथ लोग आ रहे हैं। तो जब मैं और मेरी टीम जब हम क्यू लिस्ट चेक कर रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हम दावत दे सकते हैं, इंटरव्यू करेंगे, उनमें से बहुत सारे नामों में आपका नाम माशाल्लाह से वन ऑफ दी टॉप लिस्टर नाम है। हमने हमेशा कोशिश करी कि बहुत सारी न्यू जनरेशन जो आपको फॉलो करें। आपने इस इंडस्ट्री पे बहुत काम किए। मैं चाहूँगा, वैसे तो मुझे पता है आपका इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप व्यूवर्स को थोड़ा अपना एक इंट्रोडक्शन करा दें, फिर हम आगे अपना सिलसिला शुरू करते हैं। जी रज़ा भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया और उसके बाद पूरी NH टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने इस शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री में से उन चंद नामवर शख्सियात के अंदर मेरा भी नाम शामिल किया और मुझे ये मौका दिया कि आज मैं अपने बारे में भी कुछ बता सकूं ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनकी हौसला अफजाई करें। मेरा ताल्लुक़ शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री से और मैं इस शोबे से 1994 से वाबस्ता हूँ। मेरी कंपनी का नाम न्यूज़ लॉजिस्टिक है और मैं उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। इसके बाद अभी जो FPCCI के अंदर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कन्वीनर ऑन फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री, काफ़ी स्टैंडिंग कमेटीज़ जो PIFA के अंदर जो पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग एसोसिएशन है उसका मैं फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुका हूँ और इसके साथ काफ़ी स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर एज ए कन्वीनरशिप मैंने काम भी किया है। तो मेरी काफ़ी हद तक खिदमात लोगों के सामने मौजूद हैं और उसमें यकीनन काफ़ी जद्दोजहद है इस मकाम तक पहुंचने में। 17-18 के अंदर मैं चेयरमैन PIFA इलेक्टेड हुआ था और उसके अंदर तमाम इंडस्ट्री ने मेरे ऊपर जो एतमाद का इजहार किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके एतमाद के ऊपर पूरा उतरा हूँ, क्योंकि इस टेन्योर के अंदर हमने काफ़ी अचीवमेंट्स की जो कि इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी सर्कुलेट की गई हैं और बताया गया है ताकि इसका एक मकाम बुलंद किया जा सके। बहुत शुक्रिया शकील भाई आपके इतने अच्छे इंट्रो का। इससे पहले कि हम थोड़ा डिटेल क्वेश्चन करें एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि शकील भाई बहुत मोटिवेटेड हमारे इंडस्ट्री के एक नाम है। 2017-18 में ये चेयरमैन रहे और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम जो कि उससे पहले जो लोग थे जो चेयरमैन थे वो नहीं कर पा रहे थे, और इन्होंने इनकी अनथक मेहनत से उन्होंने वो काम करे। ना कि इन्होंने सिर्फ करे बल्कि इन्होंने एक नए माइलस्टोन सेट करे इस इंडस्ट्री के लिए जो कि अभी तक लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा शकील भाई, अपने व्यूवर्स की नॉलेज के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए और जो आपने फ़र्स्ट जॉब करी वो उसका डेजिग्नेशन क्या था आपका? जैसे कि मैंने बताया 1994 के अंदर मेरे एक रिलेटिव थे जो कि एक शिपिंग फॉरवर्डिंग के अंदर जॉब करते थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। फिर मेरे एक दो दोस्त भी थे जो कि वहाँ पे काम करते थे, तो मुझे उस वक्त जॉब की तलाश थी और तो लकीली उस कंपनी के अंदर जॉब थी मैनिफेस्टेशन डिपार्टमेंट में। ठीक। तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया, फिर मैंने जाके इंटरव्यू दिया, तो उसके अंदर मेरी सिलेक्शन हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से मैनिफेस्टेशन डिपार्टमेंट से काम शुरू किया। अब मैनिफेस्टेशन डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर सिंपल क्या होता है कि जितनी प्रूफ रीडिंग होती है उसकी फीडिंग होती है और जो ओवरसीज़ एजेंट्स होते हैं उनको उस वक्त हम मैनिफेस्ट वगैरह सारे थ्रू फैक्स यानी कि वो सारे भेजे जाते थे। वो बड़ी बेसिक किस्म की जॉब थी। जी बिल्कुल बेसिक किस्म की जॉब थी और लेकिन थोड़ी सेंसिटिव थी क्योंकि उसके अंदर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई डेटा जो है आप गलत फीड ना कर दें, तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना होनी चाहिए, क्योंकि उसी बेस के ऊपर वहाँ पे मैनिफेस्ट वगैरह जो फाइल होते हैं तमाम डेटा उसी के थ्रू जाता है। तो फिर उस जॉब के बाद आपने फिर कैसे स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर आए, आपने तरक्की करी? फिर उसके बाद मैनिफेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया। फिर थोड़ी ये लगन थी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर ऑपरेशन में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर क्या होता है। सही। तो आपस में इंटरेक्ट करके उन चीज़ों की थोड़ा इंफॉर्मेशन ली, मालूमात ली, चीज़ें ली, तो आहिस्ता आहिस्ता एक पूरे साइकिल जो उसका फ्रेट फॉरवर्डिंग का अहाता करता है तो वो तमाम समझ बूझ जो है ना वो आना शुरू हो गई। तो एक शौक़ और लगन
और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और लॉयल्टी के साथ मैंने काम किया। सही। छुट्टी बिल्कुल नहीं करता था, आप पूरे punctual थे बहुत। बहुत ज़्यादा पंक्चुअल था। पूरे साल में मेरी 1 या 2 छुट्टियाँ बहुत हार्डली होती थी और अपने टाइम से आता था, रेट सेटिंग होती थी, लेकिन कोई भी काम छोड़ कल के लिए नहीं छोड़ता था। सही। जिस दिन का काम है वो उसी दिन कंप्लीट करता था। सही। तो इस डेडिकेशन को देखते हुए जाहिर सी बात है कि जो ऑनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो भी ऐसे लोगों को आगे इनकरेज करते हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मैं एज मैनेजर ऑपरेशन की तरफ आया। फिर मैंने जॉब स्विच करके किसी दूसरी कंपनी में गया। तो वहाँ पे भी जाके मैंने मैनेजर ऑपरेशन के ऊपर पूरा रह के पूरे ऑफिस को, पूरा उनके कॉर्पोरेट कस्टमर को, फिर ओवरसीज़ कम्युनिकेशन, ओवरसीज़ एजेंट्स, कॉर्पोरेट कस्टमर, उनके साथ हैंडलिंग, उनके साथ डीलिंग। तो माशाल्लाह से एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब एक टोटल कंट्रोल आपके पास आया है, जो एक सडन एरिया में आप पूरा आप कंट्रोल बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल नए सिस्टम बनाए, नए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किए, नए और जो सर्विसेज थी वो ओपन की। तो बेसिकली वो काफ़ी जो ना मुझे हेल्पफुल रहा जब मैंने अपनी कंपनी का सोचा और अपनी कंपनी बनाने के बारे में सोचा। तो काफ़ी यही रीज़न थे आपकी मोटिवेशन थी, आपकी डेडिकेशन थी, और जो आपके टीममेट थे उन्होंने फिर आपको इनकरेज किया कि आप अपना काम करें, अपना बिजनेस करें। हाँ, मेरे कुछ ऑफिस जो एक्स कोलीग थे उन्होंने जॉब छोड़ के अपनी कंपनी खोली हुई थी और वो अपना बिजनेस रन कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि वो भी देखते हैं कि अगर एक बंदे के अंदर काबिलियत मौजूद है लेकिन वो उसको एक पुश देने की ज़रूरत है, उसको एक धक्का देने की ज़रूरत है। तो उन लोगों ने ये कोशिश की और बार बार कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा डरता रहा कि मैं अगर जॉब छोड़ दूंगा तो मैं अपने घर में किस तरीके से सपोर्ट करूंगा। तो लेकिन उनकी जो है ना मुसलसल एक पुश की वजह से मेरे अंदर भी हिम्मत आई। तो पहले मैं एक पार्टनरशिप के अंदर मैंने स्टार्ट लिया। तो 6 महीने के बाद फिर एक और पार्टनरशिप मेरे दूसरे कुलीग थे उनके साथ स्टार्ट लिया। तो 2005 के अंदर फिर मैंने इंडिपेंडेंट अपनी कंपनी जो है इसको रन करना स्टार्ट किया। तो इसका कंक्लूजन ये है कि आपने बोल्ड स्टेप लिए, लेकिन उस बोल्ड स्टेप लेने से पहले अपने आप की अपनी पर्सनैलिटी में अपनी डेडिकेशन लेकर आए, आपने पंक्चुअल करे, आप लॉयल रहे, आपने लोगों को काम करके दिया दूसरी कंपनी को। तो मैं ये जो मेरे नए जो यूथ है मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही कोई सडनली जो एक कंपनी स्टार्ट नहीं करता, उसके लिए पूरी एक मेहनत चाहिए, पूरी एक लगन चाहिए, अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहिए। जब आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर आप एक सेकंड स्टेप पे और थर्ड स्टेप पे जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा शकील भाई, आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, आपकी क्या क्वालिफिकेशन? रज़ा भाई, मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है मैंने। फिर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मैंने उसमें डिप्लोमा किया हुआ है। फिर ICMA के अंदर मैंने एडमिशन लिया था ड्यूरिंग द जॉब, लेकिन वो काफ़ी हार्ड पड़ता था, तो इस वजह से उसके कुछ 2-3 सेमेस्टर मैंने क्लियर किए थे। लेकिन उसके बाद जॉब की वजह से कंटिन्यू नहीं कर सकता था क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम, फिर वो बसों में आना जाना। फिर जाहिर सी बात है कि घर भी मेरा जो है ना, मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा जो पहले घर था लियाकताबाद के अंदर था, फिर जो ऑफिस था वो IH चंडीगढ़ रोड पे था, फिर जो इंस्टीट्यूट था वो सोल्जर बाजार में था, फिर कभी जो है ना गुलशन में जाना पड़ता था। तो वो एक बसों के अंदर जो घूमना जो ना वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया। तो उसको 2-3 साल तो मैंने कोशिश की चलाने की, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर जाहिर सी बात जॉब को फोकस किया क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये थी, तो वो फिर पीछे रह गया। अच्छा शकील भाई, ये बताइए कि आपकी एज क्या है और आपकी प्रोफेशनल एज क्या है? मेरी एज 49 ईयर्स है और प्रोफेशन में तकरीबन 26 इयर्स हो चुके हैं मुझे। अब 26 इयर्स से इसी प्रोफेशन में? जी शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग। जी, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि आपकी कंपनी का नाम ऑफ कोर्स न्यूज़ लॉजिस्टिक है, तो जहन में क्या ख्याल आया जो कंपनी का नाम न्यूज़ लॉजिस्टिक रखना है? कोई रीज़न? न्यूज़ लॉजिस्टिक बेसिकली ये मेरा खुद का क्रिएट करता है। न्यूज़ का मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो मीन्स आप जाहिर सी बात है कि लॉजिस्टिक के बिजनेस के अंदर आप आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपने तमाम जो लोकेशंस हैं या डायरेक्शंस हैं आप उसको कवर कर रहे हैं। तो उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है। तो ये आपने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के बेस के ऊपर आपने न्यूज़ लॉजिस्टिक रखा। और डे फर्स्ट से आपकी कंपनी का यही नाम है या पहले किसी और नाम से करते थे, फिर बाद में आपने? पहले तो हम लोग पार्टनरशिप में थे, तो हम 2-3 कंपनियां हमारे पास थी, उनके डिफरेंट नेम्स थे। डिफरेंट नेम्स से, लेकिन जब ये 100% मैंने ओन की है तो इसका जो है वो न्यूज़ लॉजिस्टिक के नाम से फिर जो है शुरू किया हुआ। तो अभी जो ये कंपनी आप ओन कर रहे हैं, आप इसके CEO हैं और आप इसके मेजर शेयर होल्डर हैं, और आप जी वो 100% जो है ना वो शेयर होल्डिंग मेरे पास है। आपके पास है जी ठीक। अच्छा शकील भाई, जैसे आपके पास माशाल्लाह से अच्छी बड़ी टीम है जो आपके ऑफिस में काम करती है, तो व्यूवर्स के लिए तो कुछ बताएंगे कितने एम्प्लॉइज़ हैं जो आपके साथ काम करते हैं? मेरे कराची ऑफिस में ऑलमोस्ट 35 के स्टाफ है
माशाल्लाह। जी, जिसके अंदर सेल्स की टीम तकरीबन 12 से 15 लोग हैं, ठीक। ऑपरेशन है, अकाउंट्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो उसके अंदर काम करते कराची के अलावा आपके हैं। लाहौर में मेरा ऑफिस है, लाहौर में ऑन किया ऑफिस है, बाकी डाइजन ऑफिस हैं सियालकोट के अंदर, फैसलाबाद के अंदर। ठीक है, तो आपका पूरा नेटवर्क है कंट्री वाइड जी, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री वाइड नेटवर्क मौजूद है। सही। अच्छा, ये ऑफिस में आपने किस किस्म का कल्चर डेवलप किया है जो आपके लिए कंट्रोलिंग में आसानी होती है कंपनी में? ऑफिस के अंदर बिल्कुल एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, यानी कोई सुपरवाइज़र या मैनेजर्स जो है स्टाफ के ऊपर नहीं लगाए हुए हैं कि जो बेचारे बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर काम कर सकें। तो हर डिपार्टमेंट, हर स्टाफ जो है बड़ा लिबर्टी से, फ्रीडम के साथ और खुले जहन के साथ काम करता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी डेफिनेटली जब उसको थोड़ा सा डर खौफ कम होता है और वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू मी है, तो मीन्स यानी कि उनको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो कोई उनको हेजिटेशन नहीं होती, वो डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, डिस्कस करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फ्रेंडली माहौल है पूरा, मतलब कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है वहाँ पे और ओपन डोर पॉलिसी ना है, कोई ऐसी कोई पॉलिटिक्स है, ना कोई ब्यूरोक्रेसी है, डायरेक्ट आपके साथ आपने इजी एक्सेस दिया है पूरी टीम को जो आपके साथ टॉप टू बॉटम जो है ना उनके पास ये लिबर्टी मौजूद है, वो अपना कोई भी इशू, अपना कोई प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज़ है वो आके डायरेक्ट डिस्कस करते हैं मुझसे। अच्छा, लाइफ में ऐसा कोई फेयर है जिससे आप डरते हो या आपके पास आपके जहन में या बैक ऑफ द माइंड ऐसा कोई फेयर हो जो को आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? नहीं, ऐसा तो कोई फेयर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने जो सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा बढ़कर दिया है। सही। तो बस उसी का शुक्र अदा करते हैं, और अगर उनकी मेहरबानी, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, तो ऐसे हमें डरने या घबराने वाली किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर वैसे तो हर इंसान में एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप टॉप 3 या 4 अपनी कोई ऐसी क्वालिटीज़ बताएं जो आप समझते हैं कि वो आपके लिए एक एक्सेप्शनल है जिसकी वजह से आपने ये एंटरप्रेन्योर बने और आपने बिज़नेस कंट्रोल किया, वो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं? वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी सिंसेरिटी के साथ, क्योंकि मैंने कहीं पे अगर जॉब भी की है तो उसको अपना काम समझ के, सही, ठीक है, तो ये एक सिंसेरिटी, एक लॉयल्टी है जो आपको डेफिनेटली, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर आए, तो आपने किसी और के लिए काम किया तो आपको टीम भी वैसी मिलती है कि जो आपके साथ लॉयल और सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं। तो इन यही वजूहात हैं, और एक पंक्चुअलिटी, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो है ना आजकल जो लोगों को भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो स्टाफ अगर दूसरा है या जो फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा पंक्चुअल और जितने ज़्यादा रेगुलर रहेंगे और जितना टाइम अपना देंगे, तो वो इंशाल्लाह उनको कामयाबी उसी हिसाब से मिलती रहेगी। वो आजकल वो लोगों में ऐसा कल्चर है, वो कंपनीज़ की पॉलिसीज़ डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं कि वो हमारी इतनी तो मेडिकल हैं और इतनी हमारी अन लीव हैं और इतनी हमारी कैजुअल लीव हैं, तो वो एक प्लान के हिसाब से ड्यूरिंग द ईयर उनको अवेल करते हैं सारी चीज़ों को। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, कुछ तरक्की करनी है, तो फिर वो सारे स्केड्यूल्स आपके लिए वो बेकार हैं। फिर आपको यू हैव टू बी पंक्चुअल, और आपको सारे काम जो हैं फिर अपनी स्केड्यूल्स के हिसाब से करने हैं, जिम्मेदारी के साथ करने हैं, लॉयल्टी के साथ करने हैं। बिल्कुल। आप अपना, वैसे तो मुझे पता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी होती है, 24/7 काम करना पड़ता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि व्यूवर्स को बताने के लिए कि आप ज़रा प्लीज़ अपना स्केड्यूल बताएं, आप कब सुबह शुरू करते हैं और क्या आपका फिर एंड अप कैसे होता है दिन का पूरे स्केड्यूल? अभी तो ज़ाहिर सी बात है कि एसोसिएशन की मसरूफियात नहीं, और इलेक्शन भी 2020 PIFA के इलेक्शन हो रहे हैं, उसको भी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आजकल की मसरूफियात तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मैं शुरू की बात करता हूँ, जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा था, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं सुबह 9 बजे ऑफिस आता था, और समटाइम्स पोर्ट ऑपरेशन के लिए मैं ऑफिस से डायरेक्ट वहाँ चला जाता था, और रात के 3-3 बजे तक वहाँ पोर्ट के ऊपर खड़े होकर काम करता था। फिर नेक्स्ट डे जाहिर सी बात है कि ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी, कोई ऐसे मैनेजर्स की टीम नहीं थी, बहुत बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह से बिज़नेस बहुत अच्छा था। एक जो बेसिक प्रोडक्ट थी हमारी, वो LCL कंसोलिडेशन की थी। सही। तो वो उसको संभालने के लिए, उसको पूरा सबको इंगेज करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नेक्स्ट डे मैं 9 बजे दोबारा ऑफिस के अंदर मौजूद होता था। सही। और जितने कस्टमर थे या और जो फ्रेंडली फॉरवर्डर कोलोडर थे, तो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी। इस वजह से यही वजूहात थी कि जिसकी वजह से दिन ब दिन जो है बिजनेस को जो है ना तरक्की मिलती मतलब थी। आप ऑलवेज अवेलेबल थे, जो भी आपके कस्टमर्स थे या फिर जो भी आपके वेंडर थे जी, और वो इजी टू अप्रोच था और आपसे बात और अभी कुछ सालों से 2-3 सालों में, क्योंकि एसोसिएशन के अंदर काम ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, फिर FPCCI के अंदर भी मैं चला गया हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बिज़नेस की तरफ माशाल्लाह से जो मेरे ऑफिस की टीम है उन्होंने संभाला हुआ है, वो काफ़ी टाइम देते हैं, लेकिन अब मैं इतना ज़्यादा टाइम ऑफिस में नहीं दे पाता हूँ जो कि मैं लैग कर रहा हूँ। आप ज़रा टीम वर्क पे बिलीव करते हैं?
आप सोलो बिजनेस पे बिलीव नहीं करते और आप बिलीव करते हैं कि एक अच्छी टीम होनी चाहिए जिनके साथ काम करना चाहिए और वो टीम आपको आगे बढ़ने के लिए आपको मौके देती है, बिकॉज आपकी जिम्मेदारियां वो ले लेते हैं, फिर आप फ्री होते हैं, आपको टाइम मिलता है तो आप आगे काम कर सकते हैं। तो आपका जो बिलीव है वो टीम वर्क पे बिलीव है। बिल्कुल। अच्छा शकील भाई, ये बताइए कि आपकी लाइफ में आपकी ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन कौन है? ग्रेटर इंस्पिरेशन के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि बीइंग ए मुस्लिम, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनसे बढ़कर तो कोई शख्सियत हो नहीं सकती इस दुनिया के अंदर। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारी फील्ड के अंदर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि और दूसरे बिजनेसेस के अंदर भी मौजूद हैं, तो वो जो कि इंडिकेट करता है कि आपकी डिग्री या आपकी क्वालिफ़िकेशन सही, वो इस चीज़ की मरून मिन्नत नहीं है आपकी तरक्की या सक्सेस के लिए। सही। लेकिन अगर इंसान के अंदर लगन है, मेहनत करना जानता है और अपना टाइम जो है ना सही तरीके से डायरेक्शन उसकी दुरुस्त होती है, तो वो आगे चल के कामयाबी यकीनन उसकी जो है ना मुंतज़िर होती है। गोल बनाता है, उनको गोल सेट करता है, फिर ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप वो गोल अचीव करता है। तो ये हमने पहले भी अपने व्यूवर्स को ये बताया है कि तरक्की ओवरनाइट नहीं है, इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, इसके लिए आपको बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको गोल सेट करने पड़ते हैं, फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपने इक्विपमेंट सब मैनेज करने पड़ते हैं और फिर कहीं जाके आप उस रोड मैप के पार आते हैं, फिर आप अपने तरक्की को फिर उस हिसाब से आप लेके जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है बड़े इम्पेशेंस हैं, वो चाहते हैं कि बस ओवरनाइट तरक्की कर लें और हमने कोई जॉब मिली है तो सुबह जाएं तो उनको तरक्की हो जाए, उनको एक इंक्रीमेंट का लेटर मिल रहा हो और महीने बाद 2 महीने बाद उनको जो है ना वो मैनेजर बनाते हैं, जनरल मैनेजर बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसके बाद चीज़ों को। लाइफ वैसे तो बहुत फास्ट है लेकिन तरक्की इतनी तेज़ी से नहीं चलती जितनी तेज़ी से आपकी लाइफ चल रही होती है, और वो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना चाहिए। और अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत पेशेंस की ज़रूरत है इसके अंदर, बहुत सेल्फ कमिटमेंट की ज़रूरत है इसमें। अच्छा ये बताइए शकील भाई कि आप सक्सेस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? सक्सेस रज़ा भाई बेसिकली तमाम जितने भी लोग हैं और हर एक के पास उसकी अपनी ओन डेफिनेशन है। कोई मटेरियलिस्टिक की तरफ जाता है कि उसका एक पर्पस है, एक मकसद है कि उसने दौलत कमानी है, अच्छा घर लेना है, अच्छी गाड़ियों में सफ़र करना है। मैं ये समझता हूँ कि सक्सेस इंसान की सबसे बढ़कर ये है कि अगर वो अच्छा, नॉलेजेबल, क्वालिफाइड और एक पर्सनैलिटी वाइज अगर इंसान है तो वो उसकी सबसे बड़ी सक्सेस है। उसकी पहचान उसकी अपनी काबिलियत की बुनियाद पे होनी चाहिए, अपनी पोजीशन की बुनियाद पे होनी चाहिए। हमें किसी को इस स्केल से नहीं नापना चाहिए कि किसके पास कितना बड़ा घर है या किसके पास कितनी बड़ी दौलत है। आप इस दुनिया में देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं कि जिनके पास दौलत तो बेपना है लेकिन उनकी नेकनामी या क्रेडिबिलिटी ज़ीरो होती है। ठीक है, वेरी क्लियर। मतलब जब आपका नाम जब भी आए लोगों के दरमियान तो लोग आपको अच्छे नाम से याद करें, तो ये सक्सेस ऑफ कोर्स उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका लेवल है। रादर देन कि आपने पैसे बहुत कमा लिए, सब कुछ किया, लेकिन हमेशा लोग आपके पीछे आपकी गलत तरीके से, अगर वो इज़्ज़त नहीं है आपकी तो ज़ाहिर सी बात है माशरे में वो कामयाबी नहीं है। सही। अच्छा शकील भाई ये बताइए कि इस पूरी जो आपकी अभी तक की लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रेसिव है, लोगों के लिए बहुत सारे उसमें जो है सीखने की, समझने की चीज़ें। इस पूरी लाइफ में आपकी फैमिली की सपोर्ट क्या रही? ये आप एंटरप्रेन्योर बनने से पहले की भी थोड़ा सा बता दीजिए और उसके बाद आपकी फैमिली का सपोर्ट रही तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। फैमिली की सपोर्ट मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स से शुरू करूँगा कि उन्होंने हम लोगों की परवरिश के अंदर, जाहिर सी बात है कि हमारे पास वो वसाइल नहीं थे और हम लोग 5 भाई और 2 बहनें हैं, तो माशाल्लाह से 7 बहन भाई हैं। तो एक यानी कि छोटी सी जॉब के साथ मेरे फादर उन्होंने एक स्ट्रगल शुरू की, और लेकिन उनकी भी सोच यही थी कि ना सिर्फ उनके पास कमाई के इतने ज़्यादा ज़राए नहीं थे, ना कोई इनकम का इतना बड़ा ज़रिया था, लेकिन जितनी भी करीर आमदनी थी उन्होंने कोशिश ये की कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दी जाए और उनको सर छुपाने की जगह दी जाए। तो उन्होंने उस वक्त अगर अपने पास पैसे मौजूद भी नहीं थे लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस की और दोनों मेरे माँ बाप ने मिल के, फादर ने हाउस बिल्डिंग से लोन लिया और रियासताबाद के अंदर एक घर भी तामीर किया और उसके अंदर हमारे लिए अलग अलग पोर्शन। तो उनकी एक सोच ये थी कि बड़े होके कम से कम इनको घर की टेंशन
ना हो, सही। घर की प्रॉब्लम ना हो। ठीक। फिर उसके बाद जब मैं अपने बिज़नेस के अंदर आया तो डेफिनेटली मुझे मेरी वाइफ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली सही। और मुझे ओवरसीज़ ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती थी, फिर पोर्ट के ऊपर रात भर गुजारने भी पड़ते थे। ऑफिस के शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, मैं घर पे वो टाइम नहीं दे सका। तो बड़े उन और लोग टाइमिंग थे आपके। हाँ, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, तो मैं वो ऑलवेज़ अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर मुझे वो घर से ये सपोर्ट ना मिलती शुरू में अपने वालिदैन से, और उसके बाद जो है बिज़नेस जब सेटअप हुआ तो उसके अंदर वाइफ की तरफ से जो है ना पूरी भरपूर सपोर्ट मिली। सही। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा तो फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आपको कोई अच्छा काम करना है, कोई बड़ा काम करना है, या कहीं आप बड़े डेडिकेटेड हैं किसी काम को करने के लिए, तो फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पेरेंट्स हों या फिर ऑफ कोर्स आपकी मिसेज हों और आपके बच्चे हों, जो उनको आपको स्पेस देनी चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए चीज़ों को, उनको समझना चाहिए। वो सपोर्ट एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। वैसे तो देखने में वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं दिखती है चीज़, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप अपनी लाइफ को एक टाइम के बाद रिव्यू करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी सबने उसके अंदर आपके साथ सपोर्ट करी है, और आपको उस अचीवमेंट में उनका बहुत बड़ा एक रोल है। अच्छा, ये एक बड़ा एक ना अजीब सा एक क्वेश्चन है जो मैं भी आपसे करूँगा, हालांकि हमारे मज़हब में तो खैर पॉसिबल नहीं है। बाद दफ़ा होता है आदमी अपनी लाइफ में किसी एक लेवल पे आके सोचता है कि काश अगर मुझे जो है ना वो अनडू का बटन होता बहुत सारी चीज़ों का, या मुझे दोबारा कोई एक चांस मिले तो मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ें जो मैंने अच्छी नहीं कर पाया या किसी वजह से मैं उसको उस तरीके से जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए, या जो आपका पैशन था उस हिसाब से नहीं कर पाए, तो अगर आपको दोबारा एक चांस मिलता है तो आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे? चांस अगर दोबारा मिलता है तो जो चीज़ें अधूरी रह गई थी, जैसे मैंने बताया कि मेरी एजुकेशन, जो कि मेरा बड़ा शौक़ था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, और मैंने उसके लिए कोशिश भी बेतहाशा की, लेकिन ये कि उस वक्त के हालात ने ये मोहलत नहीं दी, तो वो डिसकंटिन्यू हुआ। तो और उसके साथ फिर थोड़ी सी हाई एजुकेशन की तरफ मुझे जाने की कोशिश की थी कि मैं अब्रॉड जाता और मज़ीद उसको स्टडी करता, पढ़ता, लेकिन हालात ज़ाहिर सी बात है इस काबिल नहीं थे कि जो उस चीज़ की परमिशन देते, अलाउ करते। तो वो एक डिसकंटिन्यूटी जो आई, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि ज़रिए माश की तरफ जो है ना बिल्कुल ज़्यादा तवज्जो रही, तो वो एक तालीम की कमी जो है ना वो हमेशा महसूस होती है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और एक इतनी इज़्ज़त दी, और अपनी ऑन एसोसिएशन के अंदर जो ना चेयरमैन तक फाइज किया। फिर FPCCI जो कि ऑगस्ट बॉडी है तमाम मुल्क की चैम्बर्स की और जितनी एसोसिएशन है उनकी, वो ऑगस्ट बॉडी है, मदर बॉडी है, तो उसके अंदर भी आज मैं एक एज कन्वीनरशिप के ऊपर मौजूद हूँ। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि अगर जो मेरी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा नवाजा है। तो जो आप समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ में वीकनेसेस रही या इनकम्प्लीट जॉब रहा है, अल्लाह ताला ने दूसरी सलाहियतें आपको दी और उससे ज़्यादा बेहतर सलाहियतें दी। मे भी अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते या आप किसी और तो आज हो सकता है मैं नौकरी कर रहा होता है, अपना बिजनेस नहीं सेट कर पाता, तो यकीनन हाँ, तो अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर ही करता है। तो लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है, इन शॉर्ट जो भी अल्लाह ताला ने दिया बहुत अच्छा दिया। और जो हमारी जो जैसे आपने शुरू में भी कहा कि हमारे नसीब में बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने ऐसी कर दी कि जिसके हम काबिल नहीं थे और अल्लाह ताला ने हमें नवाज दिया। अच्छा शकील भाई, ये क्वेश्चन हम जितने हमारे गेस्ट हैं हम उन सबसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर लाइफ में आपको मौका मिले या आप चाहें अपने बारे में किताब लिखने के लिए, तो उस किताब का टाइटल क्या होगा? रज़ा भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी तक जो ज़िंदगी के मामलात चल रहे हैं, मसरूफियत चल रही है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आगे चल के टाइम ने मोहलत दी और टाइम मिलता है तो उसका टाइटल अनप्लान्ड ग्लोरी जो है ना वो ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ के अंदर। अनप्लान्ड ग्लोरी, जी ठीक है, कि जो सक्सेस मिली वो बिल्कुल प्लांटेड नहीं थी, कोई प्लान नहीं किया था उसके बारे में, तो लेकिन चीज़ें चलती रहीं, वक्त के धारे के साथ बहते रहे और वो साथ साथ जो है ना ये कामयाबी मिलती रही। तो इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो इसके ऊपर जो है ना पूरी ये बुक। अभी तक का आपका ये प्लान है? अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, बहुत हो सकता है जब आप बहुत और मंजिलें तय कर लें तो हो सकता है कोई और टाइटल भी आपके बाद आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक तो ये सोचा है। हाँ, ग्लोरी बहुत अच्छा टाइटल है। अच्छा शकील भाई, एक चीज़ ना हम हमेशा डिस्कस करते हैं और अपने यूथ को बता रहे होते हैं, जो आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बता रहे होते हैं कि मेहनत करो, एक्टिव रहो और आपको प्रोफेशन में बड़ा कमिटेड होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जो मेरे रेफरेंसेस हैं मैं उनको बताता हूँ कि आपको फिज़िकली भी बहुत फिट रहना चाहिए, आपको मेंटली भी फिट रहना चाहिए
आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जब फिज़िकल फिट रहेंगे तो जो आपके गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, या जो आपके अपने प्लान किए चीज़ें वो आप अचीव कर लेंगे, रादर देन अगर आप बीमार हैं और आप में एनर्जी नहीं है और आप बहुत लो हैं। माशाल्लाह से आपकी एज है और आप माशाल्लाह से, जब तक मैंने इंडस्ट्री में आपको देख रहा हूँ हमेशा मैं फ़िट देखता हूँ और एक बड़े खुश लिबास आदमी आप हैं और हमेशा बड़े, आपका फेस जो है ना वो बड़ा एक शाइनिंग वाला फेस होता है। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं, ज़रा वो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा। फिट रखने के लिए सच ऐसी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, बस उसमें 2-3 आपके बेसिक उसूल होने चाहिए। सही। और उसूल ये हैं कि वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें और अपने टाइम पे जो खाने के टाइम है वो पूरी अपनी मील का जो है ख्याल रखें। ठीक है। तो अगर ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं और थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज के लिए वॉक करें और एक्सरसाइज जो है ना डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं। तो इंसान अगर इन चीज़ों को अडॉप्ट करेगा और इसको कंटिन्यू करेगा तो वो माशाल्लाह से फिट भी रहेगा और उसका दिमाग भी इस काबिल होगा कि वो डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर जो काम कर सके। सही है। तो एक मेडिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या जो भी कोई अपनी लाइफ में कोई एक गोल सेट कर रहे हैं। अगर वो मेडिकली फ़िट होंगे तो उनके लिए बहुत आसानी है कि वो अपनी जो सेट गोल्स हैं वो उनको स्टेप बाय स्टेप अचीव कर सकते हैं। मैं व्यूवर से मैं जो हमारे पास्ट इंटरव्यूज़ जो थे उसमें भी हमने बात करी, अभी भी मैं उनको यही कहूँगा कि आप तमाम जो स्टेप्स हैं मेहनत के, गोल सेट करने वो करें, लेकिन अपनी सेहत पे बहुत ख्याल दें। कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी सेहत पे इफ़ेक्ट कर रही हैं और आपको किसी एक लेवल पे आपको ऐसे बोल्ड डिसीजन करने पड़े जहाँ से जो आपके गोल हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाएं। तो प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शकील भाई ऑफ कोर्स आपको इनकी एज भी पता है सबको, लेकिन माशाल्लाह से बड़े फिट हैं और जैसे इन्होंने बताया कि अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं, चीज़ें अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखते हैं, प्रॉपर स्लिप लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी इसका ख्याल कीजिए। अच्छा शकील भाई, एक जो आपकी जो भी लाइफ का आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप यूथ को या आने वाले जो बच्चे बच्ची हैं उनको एक स्पेसिफिक मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज होगा? मैसेज डेफिनेटली मेरा यही है तमाम यूथ के लिए कि वो अपने ख्वाबों को जीना सीखें। ठीक है, जो वो अपनी ज़िंदगी में आगे लाइफ में करना चाहते हैं उसको प्लान करें। सही। क्योंकि अगर अनप्लान वो चलते रहेंगे सही, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि उनको सही डायरेक्शन मिल जाती है। सही। लेकिन वो अपने अंदर छुपे हुए ख्वाब को पहचाने कि असल में वो करना क्या चाहते हैं। सही। ठीक है, उस डायरेक्शन को पहचाने, उस डायरेक्शन के ऊपर फिर चलना सीखें और फिर उसको चलते हुए कामयाबी की तरफ गामजन हो जाए। सही। ठीक है, मैं यही मैसेज दूंगा, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट अनटिल यू गेट सक्सेस। ठीक, बिल्कुल। तो ये आप अपनी ज़िंदगी का नज़्मुल अहम बना लें। सही। और इसी के जना गामजन रहें अपने जो सही डायरेक्शन की तरफ, इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। बिल्कुल सही। क्योंकि जो आप चाहते हैं तो वो आप दिल से भी करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ इम्पोज की जाएगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपका दिल नहीं होगा तो वो आप नहीं कर पाएंगे। सही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सही शकील भाई, ये बताइए जो आजकल आप देखेंगे बहुत रुझान है इसका कि ट्रेनर्स हैं बहुत सारे, वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो आप इसके हक़ में है कि ट्रेनर्स जो है वो होने चाहिए लाइफ में और वो सही रास्ता बताएं, लोगों को सही तरीके से ट्रेन करें। तो इसके आप हमारे ज़माने में तो नहीं होता था, जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, जॉब स्टार्ट किया, उस ज़माने में कोई ट्रेनर नहीं होते, हम ढूंढ रहे होते थे कोई बता दे। अभी तो माशाल्लाह से बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे ट्रेनर्स के? नहीं, यकीनन ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आजकल की जनरेशन के लिए। सही। कि उनको कम से कम लोग गाइड करने वाले मौजूद हैं। सही। ठीक है, ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे आपने कोशिश की कि डिफरेंट लोगों को बुला के उनकी सक्सेस स्टोरी है, उनकी ज़िंदगी के ऊपर सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। सही। तो इसका मकसद यही है कि आप आने वाली यूथ को, जनरेशन को एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आपके सामने जो लोग कामयाब लोग बैठे हुए हैं वो भी आप लोगों में से ही हैं। वो कोई ख़ास यानी कि नहीं है, वो आप लोगों में से ही हैं और उन्होंने किस तरह अपनी लाइफ को एम सेट किया, गोल सेट किया और उसको चलते हुए किया। तो मैं तो बिल्कुल इसके हक़ में हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रमोशन होनी चाहिए और ताकि तमाम लोगों तक जो स्टूडेंट्स हैं या और दूसरे डिफरेंट जॉब्स के अंदर मौजूद हैं या दूसरे लोग हैं वो उसके मैसेज को समझें भी, अंडरस्टैंड भी करें और उसको फॉलो भी करें। तो मैं इसके बिल्कुल हक़ में हूँ। अच्छा, इसके साथ ये है कि उनको ये भी रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा या उनको एवेल्यूएट करना पड़ेगा कि जो ट्रेनर्स हैं वो क्वालिफाइड हैं, वो उनको सही रास्ता बता रहे हैं, वो कमर्शलाइज नहीं है बहुत ज़्यादा। जो नॉन कमर्शियल किस्म के जो ट्रेनर्स हैं उनको जो अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो अच्छी बातें लोगों को बता रहे हैं और वो किसी भी सोर्स से आ रहे हैं तो वो यूथ को समझना चाहिए।
आजकल देखिए मीडियम बहुत सारे हैं आपके पास अवेलेबल हैं। सही। हम और आपके ज़माने में तो ऐसा कोई अवेलेबिलिटी थी बिल्कुल सही कह नहीं। रहे हैं। हमारे जो बड़े थे पेरेंट्स थे या चाचा मामू या दूसरे जो लोग थे वो अटैच थे, वो कभी कभी एडवाइसेस दे देते थे। सही। लेकिन आजकल तो मीडियम बहुत सारे मौजूद हैं। सही। तो ये माशाल्लाह से आजकल की यूथ भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है और जो ना चीज़ों को समझने वाले भी हैं। तो यकीनन वो सब लोगों को सुने और उसके बाद वो फैसला करें कि कौन लोग सही हैं और किसकी बात पे अमल करना चाहिए, किसकी बात पे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बात सही। तो आई थिंक हमें इसको बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज किसी भी लेवल पे नहीं करना चाहिए। सही है। और जो ये कॉज लेके चल रहे हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा कार्य खैर है और जो ना अगर उसको अमल करते हुए लोग सक्सेस पा लेते हैं तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। अच्छा शकील भाई, मैं खुद इस इंडस्ट्री से हूँ, फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री से, और 2017-18 में आपने सर्व किया एज ए चेयरमैन पीफा, पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग एसोसिएशन। अगर मैं ये क्वेश्चन मेरे लिए हो तो मुझे वो चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या क्या काम बहुत अच्छे जो इस इंडस्ट्री के लिए किए, लेकिन व्यूवर्स को बताने के लिए मैं चाहूँगा कि वक्त की थोड़ी कमी है, आप थोड़ा ब्रीफली बता दें कि जो आपने एज ए चेयरमैन आपने काम किया और वो चीज़ अभी तक जो है वो फ़ायदेमंद है तमाम इंडस्ट्री के लिए, प्लीज़। पीफा बेसिकली जब मैं चेयरमैन इलेक्ट हुआ था तो और फिर मैंने ज़ाहिर सी बात है कि वो पोजीशन होल्ड की, तो उस वक्त मुझे ज़्यादा डीपन चीज़ों को देखने का मौका मिला। और उस वक्त मैंने एक चीज़ अपने सेक्रेटेरिएट से चेक की कि भाई 2005 के अंदर एज इंडस्ट्री हम लोग डिक्लेयर हुए थे, लेकिन उसके बेनिफिट हमें कोई नज़र नहीं आ रहे। सही। तो पता ये चला कि वो एक सर्कुलर तो इशू हुआ था लेकिन उसका गैजेट इशू नहीं हुआ था। सही। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमारे बैरियर्स एंड इश्यूज़ हैं जो हमारे सेक्टर को मौजूद हैं, वो हमें ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिलती पाकिस्तान में। सही। हमारे काम को सही तरीके से समझा ही नहीं जाता, हमारे रोल को समझा ही नहीं जाता। सही। तो मेरी कोशिश एज चेयरमैन वहाँ पे ये रही कि मैं इसकी जो रिकॉग्निशन है पाकिस्तान के अंदर, पहले हम अपने डिफरेंट जो डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं उन तक ये अपनी बात पहुँचाएं कि भाई हमारा रोल बनता क्या है, गवर्नमेंट हमारा जी बिल्कुल हमारा जो रोल ऑफ बिजनेस है वो है क्या, हम किस मॉडल के ऊपर काम करें। क्योंकि दुनिया भर में जो फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर है वो मोर देन शिपिंग लाइन है। हम एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं। हमारा पोर्ट से पहले और पोर्ट के बाद हमारे बहुत सारी जो ना जॉब्स हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे काम को, हमारे फ्रेट फॉरवर्डर को वो रिकॉग्निशन या उसकी जो अंडरस्टैंड नहीं करते कि इनका बेसिकली काम क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा लैक करती है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। तो इसके ऊपर काफ़ी कोशिश की और आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा ग्रैंड डिनर हमने किया था जो फ्याटा प्रेसिडेंट के ऑनर में किया था, पाकिस्तान से इलेक्ट हुए थे। तो उसने एक परसेप्शन पिफा का वो अपहोल्ड किया और उसके अंदर काफ़ी लोगों को इसकी अवेयरनेस हुई। फिर उसके बाद हमने FBR के साथ मीटिंग्स की, स्टेट बैंक के साथ मीटिंग की, कस्टम के साथ मीटिंग की। FBR के साथ हमने अपने टैक्सेस के मामलात को उठाया, फिर फ्रस्ट्रेटेड कार्गो के इश्यूज़ को उठाया, फिर ऑनलाइन अमेंडमेंट्स जो उन्होंने बंद कर दी थी उस मामले को उठाया, फिर ट्रांसशिपमेंट हब और CFS विलेजेस जो पाकिस्तान में होने चाहिए। आप ये देखें कि आपके बराबर में इंडिया है और 1.5 घंटे की मुसाफत पे दुबई है, सिंगापुर है, मलेशिया है, वहाँ पे ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान जो कि जोग्राफिकली इतना ज़बरदस्त जगह पे लोकेटेड है, यहाँ पे इसकी कोई प्रोविज़न ही नहीं है, यानी कस्टम एक्ट के अंदर इसकी प्रोविज़न नहीं है। तो उसके ऊपर एक पूरा ब्रीफ प्रपोजल बना के FBR में सबमिट कराया कि भाई आप अपने कस्टम के अंदर इस एक्ट इसके अंदर अमेंडमेंट करें और LCL ट्रांसशिपमेंट को अलाउ करें। अगर LCL ट्रांसशिपमेंट अलाउ हो जाती है पाकिस्तान में तो इसका डेफिनेटली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि रोज़गार भी मुहैया करेगा और एक ज़रिया मुबादला का भी ज़रिया बनेगा। फिर मैंने अपने टेन्योर में जो हमारी मैरीटाइम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग हुई, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया कि जो हमारी नेशनल कैरियर हैं जिसके अंदर PNSC आ जाती है और PI आ जाती है, तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट मेरी लास्ट 1.5 साल पहले प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से ही मुलाकात हुई थी, तो वहाँ भी मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि आप अपने जो नेशनल कैरियर हैं अगर आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर हजरात उनको बिलियंस ऑफ डॉलर फ्रेट की मद में पे करते हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। अगर हमारे नेशनल कैरियर होंगे और अगर वो उसको कम्पीट कर रहे होंगे तो वो पाकिस्तान के अंदर ज़रा मुबादला रहेगा और वो पाकिस्तान का ही बेनिफिट होगा। और प्लस ये कि अगर जब वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट होंगी और कॉम्पिटिटिव होंगी तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो जैसे डिफरेंट सीजन के अंदर वो फ्रेट ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देते हैं, हाई करना शुरू कर देते हैं। तो डेफिनेटली हमारे जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हजरात हैं तो वो उनको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ती है। तो इसी तरीके से एक और इशू जब मैंने चेयरमैन बना और तो एक बिल
बिल पास हुआ था नेशनल असेंबली के अंदर, जो कि PCLRA का नाम है, पाकिस्तान कोरियन लॉजिस्टिक रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल, सही, जिसके अंदर एक अथॉरिटी कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें 11 मेंबर्स थे। सही। और 11 मेंबर्स में से 9 जो थे वो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी से थे, सही। और इसमें से 2 सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर थे। सही। तो हमारी जितनी सेक्टर के लोग काम करने वाले हैं और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी बहुत सख्त रिजर्वेशन थी। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिफा ने उसके ऊपर लीड ली, और जिसके अंदर आपके शिपिंग एसोसिएशन, टर्मिनल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सही। और CFS टर्मिनल एसोसिएशन, पोर्ट एसोसिएशन, वो सारे लोग मिलके हमारे साथ एक हमने बीच लग्जरी के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग अरेंज की, जिसके अंदर सारे लोग, ये कोरियर कंपनीज की एसोसिएशन, वो लोग सारे बैठे, सही। और उसके ऊपर हमने एक कंबाइंड फोरम बनाया है कि भाई इसको हमने किस तरीके से टेकअप करना है। सही। तो उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया। नेशनल असेंबली के अंदर तमाम स्पीकर्स को, डिप्टी स्पीकर्स को, सेनेट के अंदर कायमा कमेटियों को, सही। उसके ऊपर हमने अपनी रिजर्वेशन के लिए लेटर्स लिख के भेजे, प्लस उसके अंदर जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स थी वो भी हमने करके एक अपना प्रपोज करके भेजे कि भाई अगर आपने इसको बिल्कुल पास ही करना है तो उसके अंदर ये अमेंडमेंट्स लेके आएँ। उसके बाद स्टेट बैंक के अंदर फ्रेट रेमिटेंस अलाउ है हमारे मेंबर्स को। उसके साथ जो इनको टर्म्स हैं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं, जिसके अंदर आपका एक्सवर्क भी आ जाता है, FCA भी आ जाता है, DDU है, DDP है, तो उसके ऊपर भी एक हमने ब्रीफली एक प्रपोजल सबमिट कराया हुआ है कि भाई आप हमें इनको टर्म्स कंप्लीट रेमिटेंस करने की इजाज़त मिलनी चाहिए पाकिस्तान में। फिर इसके साथ एक बहुत बड़ा जो इशू था हमारी इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता था कि डिफ़ॉल्ट पेमेंट, अगर किसी की फ्रेट पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाती है, अब बहुत सारे हमारे जो कंपनीज का ताल्लुक है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज हैं। सही। अगर वो छोटे अपने कैपिटल से काम करते हैं, अगर उसमें साल में 2 या 3 कस्टमर भी उनके डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के अंदर मैंने इसको इनिशिएट किया था एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो वो इस साल वो पाए तकमील तक हुआ, उनका रीएश्योरेंस ने कंप्लीट किया। ये एक सेमिनार ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जो कि पूरी इंडस्ट्री के जितने भी मेंबर्स हैं पिफा के, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो इसकी कवरेज के बाद उनकी जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट का इशू है वो काफ़ी बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। सही। तो ये सारी चीज़ें जो ना मैंने कवर की हैं। नहीं, बहुत ये ऑफ कोर्स जब मैं इस इंडस्ट्री से हूँ मुझे पता है कि बहुत सारे काम हुए आपके टेन्योर के अंदर। ये तो आपने बड़ा ब्रीफली बताया है, लेकिन जो छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज़ थे उसको आपने एड्रेस किया, आपकी अवेलेबिलिटी उसके अंदर रही, आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें रही हर काम में, और लोग बहुत कंफर्टेबल होते थे उसमें, जो इनके एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स थे वो आपके साथ डिस्कस करने में। ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा शकील भाई, थोड़ा सा हमें ना व्यूवर्स को भी पता चलना चाहिए, हमें भी पता चलना चाहिए कि आप अपने तरह कंपनी के बारे में बताइए कि उसके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं और किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लीज़। न्यूज़ लॉजिस्टिक बेसिकली इस्टेब्लिश हुई थी 2003 के अंदर, और इसका जो कोर बिज़नेस था वो LCL कंसोलिडेशन जो कोर बिज़नेस है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लिए हमारे पास एक्सपोर्ट LCL कंसोलिडेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, और इंपोर्ट के अंदर भी इसी तरीके से। फिर उसके साथ एयर फ्रेट के साथ सी फ्रेट, फिर एयर फ्रेट सी फ्रेट कॉम्बिनेशन ये भी है, फिर लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है। तो ये सारे सेगमेंट जितने ऐसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं वो तमाम सर्विसेज हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। और स्पेशलाइज यकीनन जो हम लीड कर रहे होते हैं वो LCL कंसोलिडेशन के अंदर हमारा नाम एक लीडिंग कंसोलिडेटर के तौर पे पाकिस्तान में आता है, और एक एफिशिएंट और एक क्रेडिबल नाम जो है ना वो उसके तौर पे लिया जाता है। अच्छा, वो LCL तो हमारी नॉलेज में तो है, लेकिन थोड़ा व्यूवर्स के लिए बता दें, LCL स्टैंड फॉर लेस कंटेनर रोड कहते हैं। इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा रोड के ऊपर पूरे कंटेनर जा रहे होते हैं, तो लेकिन इसमें अगर किसी की शिपमेंट्स ऐसी हैं कि जो कि फुल कंटेनर के लिए नहीं है और छोटी शिपमेंट है, साइज कम है, तो वो उसको एक कंसोलिडेट करके एक कंटेनर के अंदर भेज के उसको LCL जो है ना उसको। तो जो मल्टीपल शिपर्स हैं जो एक कंटेनर को यूटिलाइज कर सकते हैं, अब वो आप मैनेज करते हैं। और कुछ थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए। इंटरनेशनली भी आप सारे काम करते हैं? जी, तो काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं माशाल्लाह से। एयर फ्रेट भी है, सी फ्रेट भी है। सी फ्रेट के अंदर हमारा LCL कंसोलिडेशन जो कि मेन प्रोडक्ट है, पूरे चाइना की हमारे पास कवरेज मौजूद है, फारिस की कवरेज मौजूद है, और US यूरोप के अंदर स्पेशलाइज सर्विस मौजूद है हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीकली सेलिंग्स और वीकली जो ना कंसोलिडेशन टू एंड फ्रॉम दुनिया भर से यहाँ से मौजूद है। फिर इसके साथ हमने कुछ प्रोजेक्ट कार्गो भी किए हैं। अफगान के ऊपर भी ट्रांसपोर्टेशन जो बिज़नेस है, जो ट्रांजिट कार्गो, उसको भी हैंडल
क्लियर किया हुआ है। फिर दुनिया भर में जो नेटवर्क मौजूद है वो काफ़ी ठोस रिलायबल एजेंट मौजूद है हमारे पास, और हर जगह पे डिफरेंट एजेंट्स के साथ हमारा काम चल रहा है। फार ईस्ट के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मौजूद है, चाइना के अंदर जो टॉप एजेंट्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, यूरोप के अंदर भी बहुत मशहूर एजेंट्स हैं जिनके साथ हमारा काम हो रहा है। मतलब पाकिस्तान से दुनिया भर में कहीं भी वो कार्गो भेजना है, न्यूज़ लॉजिस्टिक जी बिल्कुल, इसी तरह दुनिया में कहीं से मंगाना है तो न्यूज़ लॉजिस्टिक को फैसिलिटेट करने के लिए बिल्कुल, और इकोनॉमिकल रेट और कॉम्पिटिटिव सर्विस जो है ना उसको प्रोवाइड करें। शकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली आपके इस इंटरव्यू से, आपकी लाइफ के बारे में, आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो टीम है, जो आपकी फैमिली है, उसके बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। इसी तरीके से आप जेंटलमैन स्टाइल में, आप खुश लिबास में, अच्छे फेस एक्सप्रेशन के साथ आप इंडस्ट्री में एक अरसे तक आप जो है वो राज करें। और मेरी बहुत दुआएं आपके साथ हैं, मेरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं, जितने व्यूवर्स हैं उनकी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूवर, शकील साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जैसे हमने पहले भी आपको बताया, इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत अच्छी बातें, जो फैक्ट्स हैं वो आपको बताई। और अगर मैं थोड़ा रैप अप करूं इस पूरे इंटरव्यू को, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इंसान को, जैसे हमने पहले भी कहा है, कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए, कमिटेड रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। और एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, दीन और दुनिया दोनों को साथ चलाना चाहिए। ऐसे खुशनसीब कम होते हैं शकील भाई जैसे, जिनको इतनी अच्छी फैमिली मिली। मेरा सलाम है उन माँ बाप को जिन्होंने अपने ऊपर जबर करके और अपनी उन हालात में भी, जो कि बड़े डिफ़िकल्ट हालात थे, उन्होंने अपनी औलाद के बारे में अच्छा सोचा, उनके लिए बहुत अच्छे इंतज़ाम करे। मैं 100% कह सकता हूँ, बल्कि 1000% कह सकता हूँ, उन्होंने अपने बेस्ट उन्होंने दिया होगा, और मेरा उनको बहुत बहुत सलाम। और ऐसे तमाम माँ बाप को जो अपनी औलाद के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि जो वो ना कर पाए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी औलाद कर पाए, उनको जो बहुत उनको जो है मेरा एप्रिसिएशन है, और मेरा उनको बहुत बहुत सलाम है। थैंक यू वेरी मच हमें देखने का, हमें सुनने का, हमें मशवरे देने का, हमारे साथ चलने का। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। हमारे साथ कोई एक नए एंटरप्रेन्योर होंगे जो अपनी लाइफ के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।